उत्तराखंड का इतिहास आज हम पढ़ने वाले हैं। उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड में सामान्य तो इतिहास से क्या बनने वाले हैं सवाल कि ये राजा, पहला राजा कौन था, सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, अंतिम राजा कौन था, सामान्यतः ये। और इसके अलावा किसी राज्य के राजा के महत्वपूर्ण क्या है, कार्य हैं, वो कार्य, और इसके अलावा उनकी राजधानियों से लेकर और उनकी मुद्राएं और उनका प्रशासन को लेकर। ठीक है, ये क्या बनता है, सवाल बनता है। अधिकांश तो जो परीक्षा में सवाल देने को मिल रहे हैं वो बन रहे हैं उनके प्रशासन, यानी उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे है उसको लेकर क्या बनते हैं, सवाल बनते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की पुरा जनजातियों से संबंधित भी क्या बनते हैं, सवाल बनते हैं। इतिहास अगर सुनते ही किसी के मन में अगर किसी को ऐसा लगता होगा कि भैया इतिहास आ गया, पता नहीं क्या है, क्या क्या चलता रहेगा, और अब बिल्कुल बोरियत वाला इतिहास सब्जेक्ट जो है वो एकदम बोरियत वाला ही है। ठीक है, क्योंकि उसे पढ़ना इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, उसे पढ़ने के लिए ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे और उसे कुछ इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा ताकि वो हमें क्या लगे, पढ़ने में और सुनने में अच्छा लगे। और कोशिश हम वो यही करेंगे यहाँ पर कि आपको पढ़ने में और सुनने में क्या लगे, अच्छा लगे। तो शुरू कर दे इतिहास। यस सर। चलिए ये बताइए, इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, किस वेद में मिलता है, वेद के अंतर्गत किसमें, ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में इतिहास का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ये किसके अनुसार, आपके अनुसार। ठीक है, लेकिन अब देखिए मैं एक भूमिका आपके लेके आ रहा हूं, हालांकि ये लिखना नहीं है। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद, न कि ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसका कोई उल्लेख नहीं है, इतिहास शब्द की बात कर रहा हूं मैं। इतिहास शब्द का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद, अथर्ववेद। यहाँ पे इतिहास शब्द का क्या किया गया है, सबसे पहले उल्लेख किया गया है, यानी सबसे पहले इसका प्रमाण वहीं मिलता है। लेकिन इतिहास की अगर बात करें, इतिहास शब्द जो है वो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री ना, हिस्ट्री जो है, ये हिस्ट्री शब्द जो है ये कहां से आया है, ग्रीक भाषा से। ठीक है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है हिस्टोरिया। ठीक है, हिस्टोरिया से निकल के आया है, हिस्टोरिया। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। और इतिहास का मतलब है क्या, इतिहास जो है ये संस्कृत शब्द का है। जो ये इतिहास लिखा गया है ये संस्कृत भाषा का शब्द है और ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। अगर इसको मैं अलग अलग करूं, इति, और आस। ठीक है, ये 3 शब्दों से मिलकर, मतलब इसका मतलब है ऐसा ही, ऐसा ही, और इसका मतलब है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, और इसका मतलब है था, अर्थात निश्चित रूप से ऐसा ही था। इतिहास जो है हमें अतीत का क्या करता है, बोध कराता है। ठीक है, आपने बहुत सारे इतिहास से संबंधित पंक्तियां इत्यादि भी सुने होंगे, स्टेटमेंट और कभी सुने होंगे। सबसे फेमस सुना होगा कि इतिहास स्वयं को दोहराता है। ठीक है, किसका है, इतिहास स्वयं को दोहराता है, बताइए किसने कहा है, इतिहास स्वयं को दोहराता है, किसने कहा, बताओ किसने कहा है? राहुल गांधी ने, नरेंद्र मोदी ने, या केजरीवाल जी ने, या किसी कोई न्यूज एंकर ने। ठीक है, आपने सुना होगा जब अमेठी का चुनाव हुआ था। ठीक है, जब इससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था अमेठी में, उससे पहले बीजेपी हुआ करती थी। ठीक है, इधर वाला बंद ग्रुप वाला नहीं हुआ। ठीक है, पहले क्या हुआ करती थी, बीजेपी हुआ करती थी, फिर उसके पश्चात वहां पर क्या आई, कांग्रेस आई, और उसके पश्चात फिर से अभी क्या आई है, बीजेपी आई। ठीक है, उसके पश्चात अमेठी से आपने न्यूज इत्यादि कि इतिहास स्वयं को क्या करता है, दोहराता है। ठीक है, इतिहास स्वयं को दोहराता है, ये कहा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, यूरोपियन व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिहास इसके साथ साथ कई विषयों पर क्या किया है, लेखन किया। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि इतिहास स्वयं को क्या करता है, दोहराता है। लेकिन अगर फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करें, ये हिस्टोरिया शब्द से निकला है। हिस्टोरिया का मतलब होता है शोध से प्राप्त ज्ञान, कि शोध से जो हमें क्या हुआ है, प्राप्त ज्ञान है, उसका शोध से प्राप्त ज्ञान, शोध से प्राप्त ज्ञान, उसको क्या कहते हैं, हिस्टोरिया कहते हैं। और ये हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति जो था सबसे पहले, वो था कौन, हेरोडोटस। ठीक है, आपने नाम सुना होगा
हेरोडोटस। हेरोडोटस जो फादर ऑफ क्या है, हिस्ट्री है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा द हिस्ट्रीज, और ये किसके समकालीन थे? ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, तो इनका जन्म हुआ था 484 ईसा पूर्व में। ठीक है, यानी ईसा पूर्व में ही इतिहास शब्द है। हेरोडोटस का एक ग्रंथ है, ये रचना है द हिस्ट्रीज। द हिस्ट्रीज, इस पे इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया, हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग किया। इनसे इनके द्वारा दिए गए आपने बहुत सारे वक्तव्य इत्यादि सुने होंगे। जैसे भारत को इंडिया कहने वाले सर्वपहले व्यक्ति ये थे। भारत को इंडिया कहने वाले, भारत को इंडिया नाम इन्होंने ही दिया है। हेरोडोटस ने ही क्या कहा, भारत को इंडिया कहा। यानी ये यूनानी ऐसे व्यक्ति हैं, यूनानियों ने ही हमें क्या दिया, इंडिया नाम दिया। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, जैसे अरबियों ने हमें नाम क्या दिया, अल हिंद। ठीक है, और फारसियों ने हमें नाम क्या दिया, हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख भी सबसे पहले ससानी, ठीक है, ईरान के एक वंश हुआ करता है ससानी। उन ससानी वंश का एक शासक था सारपुर, और उसका एक अभिलेख है नक्श-ए-रुस्तम। नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख में क्या मिलता है, सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अशोक के अभिलेख इत्यादि में भारत का उल्लेख जम्बू द्वीप आपने सुना होगा। यहाँ पर जम्बू पेड़ की अधिकता के कारण इसके क्या कहा गया, जम्बू द्वीप कहा गया। तो हेरोडोटस ने द हिस्ट्री लिखा। इसके अलावा बहुत सारे इतिहासकार आए प्राचीन काल में, जैसे आपने सुना होगा E.H. कार। ठीक है, एडवर्ड हॉलेट कार। E.H. कार का नाम सुना होगा, ब्रिटिश इतिहासकार हुआ करते थे, जिनकी पुस्तक का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया जो इतिहास है वो अतीत और वर्तमान के बीच का क्या है, अनवरत संवाद है। यानी वर्तमान और अतीत के बीच में लगातार चलने वाला एक क्या है, संवाद है। इसके अलावा बहुत सारे इतिहासकार हैं। किसने कहा इसे समसामयिक इतिहास, किसने कहा कि विचारों का इतिहास। ठीक है, समस्त विचारों का इतिहास ही क्या है, इतिहास। ठीक है, और इसके अलावा अतीत में जो बीता हुआ है वो सब क्या है, इतिहास है। यानी जो कल भी क्लास हुई थी वो क्या है, इतिहास है। इससे पहले जब मैंने शुरू किया वो धीरे कल क्या बन जाएगा, ये भी इतिहास। यानी जो बीता हुआ कल है वही हमारा क्या है, इतिहास। तो इतिहास में हमने सुना होगा कि मानव का जो विकास, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मानव विकास पढ़ते हैं, और उसके द्वारा किए गए क्रियाकलाप कि उसने क्या क्या किया। आप मुझे ये बताइए कि मानव उत्पत्ति से संबंधित पहला मानव की प्रजाति कौन सी है? ठीक है, बताइए। होमो सैपियंस मानव की प्रजाति अफ्रीकन नाम से। ठीक है, आप नहीं समझे मेरी बात को। ठीक है, जो होमो सैपियंस इत्यादि और जो है ना, देखिए ये अलग है, प्रजाति अलग है, और ये मानव का रूप है। ठीक है, आप देखिए सर्वप्रथम जो मानव था वो दो रूपों में देखा गया, एक रामापिथेकस और एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, मानव सबसे पहले जो दिखा गया रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब देखिए क्या हुआ कि जो रामापिथेकस थे ये लोग जंगल में ही रहे, और आज भी जंगल में ही बंदर इत्यादि जो हैं वो सब क्या है, ये रामापिथेकस के अंतर्गत आते हैं। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस इन्होंने क्या किया, जंगल से मैदानी क्षेत्र की ओर आना शुरू किया और धीरे धीरे कृषि कार्य इत्यादि और करना शुरू किया, और इनका क्या होगा, विकास हो गया। आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन मानव के आदि पूर्वज हैं? तो मानव के आदि पूर्वज हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है, ये क्या है, मानव के आदि पूर्वज, मानव के आदि पूर्वज, मानव के आदि पूर्वज। अगर आपसे पूछेगा कि कौन है तो वह है हमारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस से संबंधित जो हमें प्रमाण इत्यादि मिलते हैं कि कभी मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में भी था, ये सब हमें जो प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं दक्षिण अफ्रीका। आपने सुना होगा अफ्रीका महाद्वीप का भी सबसे दक्षिण में स्थित दक्षिण अफ्रीका क्या है, देश है। ठीक है, उस दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल के टोंग नामक स्थान से क्या मिलते हैं, इसके प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद जो इसका विकसित रूप जो नया मानव कहलाया वो कहलाया होमो हैबिलस। होमो हैबिलस, होमो हैबिलस। और होमो हैबिलस के पश्चात जो अगला मानव आया वो कहलाया होमो इरेक्टस। होमो
इरेक्टस, ये मैं क्यों लिखा रहा हूं, अभी यहां से सवाल क्या पूछा जाता है मैं बताता हूं आपको। होमो इरेक्टस, और उसके पश्चात का जो मानव कहलाया वो कहलाया निएंडरथल, निएंडरथल। और इसके पश्चात का जो मानव था वो कहलाया क्रो-मैग्नन, क्रो-मैग्नन। और तब जाके वर्तमान का जो मानव है वो है हमारा होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। वर्तमान जो है प्राज्ञ मानव जो है वो है हमारा होमो सैपियंस। ये है वर्तमान के जो हम है, ये है प्रज्ञ मानव, प्रज्ञ मानव। प्रज्ञ मानव क्या हुआ, आधुनिक मानव। प्रज्ञ किसका पर्यायवाची है? किसका, देश का या नदी का या किसी भूमि का? प्रज्ञ संपूर्ण, ठीक है। क्या मानव संपूर्ण है? ठीक है। मानव भी जो अपने बच्चा पैदा होता है वो अविकसित होता है, ठीक है, वो विकसित होना होता है, उसका बुद्धि का विकास होना होता है, अविकसित बुद्धि होती है वो तो समय के साथ साथ बुद्धि का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। तो प्रज्ञ मतलब होता है यानी बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है। बुद्धि, प्रज्ञ मानव है यानी बुद्धि वाला मानव है, इंटेलिजेंट जिसे कहते हो आप इंटेलिजेंट है ना, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपके पास बुद्धि है, आप बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए सवाल जो आपसे पूछा जाता है कि इसका विकास क्रम, ठीक है, आपको 4 देगा, 1, 2, 3 और 4, ये चारों को देगा, पूछेगा सही क्रम लगाइए कि सही क्रम मानव विकास का सही क्रम कौन सा है, ठीक है, यह सही क्रम लगाइए। होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, इरेक्टस मतलब यानी जो अपनी रीढ़ की हड्डी को क्या करके करने लग गया है, सीधा करके, केवल पांव में चलने वाला लग गया है। इस दौरान जो मानव था, यहां तक कि अभी तक मानव जो था वो 4 हाथ पांव में क्या होता था, चलता था, और धीरे धीरे उसने खड़ा होना शुरू किया और उसकी रीढ़ की हड्डी, इरेक्टस, रीढ़ की हड्डी होने क्या हो गई, सीधी होने लग गई, और वो धीरे धीरे क्या करने लग गया, 2 पांव में ही चलना क्या हो गया, शुरू हो गया। और यही जो हमारा होमो इरेक्टस जो मानव है, इसने ही सबसे पहले क्या किया था, हस्त कुठार का निर्माण किया था, ठीक है, जिसे आप कहते हो हैंड एक्स, ठीक है। मानव के द्वारा बनाया गया सबसे पहला औजार जो था वो क्या था, हैंड एक्स, ठीक है। हैंड एक्स को बनाने वाला व्यक्ति यही था, ठीक है, हैंड एक्स जिसे हम कहते हैं हस्त कुठार। पत्थर से इसने क्या किया था, हस्त कुठार का निर्माण किया था। तो हस्त कुठार का निर्माण करने वाला व्यक्ति जो था वो था होमो इरेक्टस। इसके पश्चात मानव विकास क्रम जो जिसके प्रमाण मिले, जो मानव क्या करने लग गया है, मृतकों का अंतिम संस्कार भी करने लग गया है, और इसके साथ साथ मानव क्या करने लग गया है, किसी के चमड़े इत्यादि को लेकर उड़ना भी शुरू कर दिया उसने धीरे धीरे, ठीक है। तो वो मानव जो था वो था निएंडरथल, और ये निएंडर घाटी से मिला है। निएंडर घाटी कहाँ है, निएंडर घाटी, निएंडर एक नदी है, और ये नदी है कहाँ की, जर्मनी। ये सवाल पूछ भी गया था शायद मेरे हिसाब से ग्रुप सी में कहीं, कि जर्मनी में एक क्या है, निएंडर नदी है। इस निएंडर नदी घाटी से क्या मिला है, इसके प्रमाण मिले हैं, इसलिए इस मानव को क्या कहा गया, निएंडरथल। और यह वही मानव है जिसने क्या किया है, यहाँ पर आग का व्यापक रूप से प्रयोग किया है, ठीक है। आग का व्यापक रूप से प्रयोग करने वाला व्यक्ति जो था वो निएंडरथल था। लेकिन आग का आविष्कारक अगर आपसे पूछ देगा, आग का आविष्कारक व्यक्ति जो था वो होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस ने क्या किया था, आग का आविष्कार, ये आग का आविष्कारक भी था। आविष्कारक, इसने आग का क्या किया, आविष्कार किया। आग का आविष्कार किया होमो इरेक्टस ने, लेकिन आग का व्यापक रूप से प्रयोग जो किया गया वो किया गया निएंडरथल। और इसके पश्चात का जो मानव जो बना वो बना क्रो-मैग्नन। और वर्तमान को जो हमारा आधुनिक मानव है वो है होमो सैपियंस, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रज्ञ मानव यानी आधुनिक मानव। जो हमारा आधुनिक मानव है या बुद्धिमान वाला मानव जो है, आधुनिक मानव जो है वो कहलाया प्रज्ञ मानव, होमो सैपियंस, जिसे हम आज कहते हैं। और इससे संबंधित जो प्रमाण इत्यादि मिलते हैं वो मिलते हैं हमारे पामिर के पठार से। सबसे पहले
ठीक है, पामीर के पठार से इसके क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा होमर इरेक्टस के प्रमाण भारत में हथनौरा, आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश का एक स्थल है, पुरातात्विक स्थल, जहां से इसके क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा कई भारतीय स्थल हैं जहां पर इनके क्या मिलते हैं, प्रमाण प्राप्त होते हैं। ये तो भी चेंजेस होते रहेंगे, क्यों चेंज होंगे, होमर इरेक्टस से होने के बाद भी पूरा लेवल विकास हो गया मानव का, अब क्या चेंज होगा अभी हमें? तभी होगा जब पंख लगेंगे, जब नया मानव निकल के आएगा उसी के कहेंगे फिर एयर एपियन, ठीक है, एयर सैपियन से कहेंगे। अब होमो घर में रहने वाला, उड़ने वाला मानव हो जाएगा, ठीक है। जब नया बदलेगा आने वाले कई सालों बाद हो सकता है, ठीक है, कई वर्षों पश्चात क्या पता मानव का और ऐसा विकास हो जाए, नया प्रजाति निकल के आ जाए और वो अलग प्रजाति। वर्तमान में आप ये ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में देखिए सवाल क्या क्या बनने वाला है, आपको क्या पूछेगा, इनका सही क्रम, और इसके अलावा मानव के आदि पूर्वज निम्न में से कौन है, तो वह है ऑस्ट्रोपिथेकस, रामापिथेकस, जो आज भी जंगलों में देखने को मिलते हैं। तभी आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते ना जो हु इत्यादि वगैरह करते रहते हैं, कभी रात इत्यादि में देखा होगा अल्लाह बुल्ला करने वाले, ये रामापिथेकस प्रजाति से संबंधित है, उठपटांग हरकतें इत्यादि वगैरह आपने सुना होगा, देखा ही होगा, आगे करते हैं लोग, तो वो इसी से संबंधित है, ठीक है। और मानव के जो आदि पुरुष हैं वो ऑस्ट्रोपिथेकस है, इनका क्रम आपसे क्या करेगा, पूछेगा। लेकिन आपसे पूछता है कि भारत में आने वाली पहली मानव प्रजाति, ठीक है, मानव से संबंधित ऑस्ट्रोपिथेकस सबसे पहले जो था ये कहां मिले, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल के टोंग में, यानी अफ्रीका महाद्वीप मानव की उत्पत्ति का क्या है, स्थान है। अगर आपसे पूछता है कि किस महाद्वीप से मानव की उत्पत्ति हुई, तो वो हुई अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप से मानव धीरे धीरे, ये मैं मिटा दूं, नोट करते रह रहा हूं, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से मानव इधर उधर जाते रहे और इसी क्रम में भारत में भी पहुंचे मानव, और वो वर्तमान में भी इस तरह के मानव देखने को मिलते हैं अंडमान निकोबार में, जो जनजाति के रूप में अभी भी क्या करते हैं, रहते हैं। वो नहीं वहां पर अन्य कोई व्यक्ति जा पाता है, ठीक है, अगर कोई अगर चले भी गया तो वो लोग आपको क्या कर लेंगे, पकड़ के मार के खा जाएगा, ठीक है। वही नहीं सोचेंगे, वो सोचेंगे बहुत अच्छा मिल गया, आज जल्दी मिल गया, ठीक है। तो अब देखिए मानव विकास के क्रम के अंतर्गत अगर मैं बात करूं कि भारत में आने वाला पहला जो मानव था वो था नेग्रिटो मानव, ठीक है, प्रजाति नेग्रिटो। नेग्रिटो ये भारत की सबसे पुरानी क्या है, प्रजाति है। अब से पूछेगा भारत की सबसे पुरानी मानव प्रजाति, तो ये नेग्रिटो है। ये सवाल कई बार आता है, भारत की सबसे पुरानी मानव प्रजाति। अभी इतिहास शुरू नहीं किया है मैंने, हाँ, उत्तराखंड के इतिहास में भी आएंगे हम, वहां पर क्या क्या पढ़ेंगे वो सब मैं बताऊंगा, पूरा सिलेबस आपको लिखाऊंगा, ठीक है। ये कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव कैसे निकल के आया, वो सब मैं आपको बता रहा हूं। नेग्रिटो जो मानव भारत में आने वाले क्या है, सबसे प्राचीन प्रजाति है, और इसी नेग्रिटो इत्यादि से संबंधित हमारे बाद में यहाँ पर जनजाति आज भी जो है जनजाति के रूप में देखने को क्या मिलती है। इसके अलावा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट और जो जो मानव की प्रजातियां हैं, जो यहाँ पर नंबर 1 नेग्रिटो है, दूसरा और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट। आप जो सुनते हैं क्या, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो सुनते हैं ना, कि आपकी हमारी जो जनजातियां संथाल इत्यादि जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड इत्यादि क्षेत्र में जो रहती है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन परिवार से संबंधित है, वही इसी से संबंधित है, ऑस्ट्रोलाइट, ठीक है। इसको हम प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट कहते हैं। और इसके अलावा जो है मंगोलाइट, 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 मंगोलाइट भारत में अगर देखने को मिलेंगे तो आपको मिलेगा उत्तर और पूर्व पश्चिम में, ठीक है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ठीक है। इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपको मंगोलाइट प्रजाति के यानी जो मंगोल इत्यादि से क्या है, संबंधित है। और इसके अलावा भारत के उत्तर बिल्कुल सीमांत यानी चीन तिब्बत से लगे वाले क्षेत्र में जो आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, मंगोलाइट मिलेंगे। इसके अलावा आपको मिलेंगे मेडिटेरियन, जो हमारे क्या है, भूमध्य सागरी वाले हैं, मेडिटेरियन, मेडिटेरियन यानी जो हमारे क्या है, भूमध्य सागरी है, भूमध्य सागरी, भूमध्य सागरी मानव प्रजाति है एक भूमध्य सागरी। और इसमें संबंधित जो हमारे भारत में है सबसे ज्यादा वो द्रविड़ परिवार, दक्षिण भारत का जो द्रविड़ परिवार है, द्रविड़ परिवार के अंतर्गत कौन कौन आता है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम।
ये वाला एरिया जो है दक्षिण भारत का, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आता है? द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आता है, जिसकी भागीदारी मैंने आपको बताया था कि लगभग 25% तक है, हिंदी में पढ़ा था। तो भूमध्य सागरी वाले जो हैं वो लगभग आज देखने को मिलता है, वो द्रविड़ परिवार में देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो हमारा था वो था आर्मेनाइड। ये वाला जो है वो पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, ठीक है, राजस्थान पंजाब इत्यादि क्षेत्र में। और लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा क्या? नार्डिक। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सवाल या तो नार्डिक से पूछता है या पूछता है नेग्रिटो से। एक सवाल ये कि भारत की सबसे पुरानी प्रजाति कौन है? भारत में मानव की सबसे पुरानी प्रजाति है नेग्रिटो। और लेकिन नार्डिक से सवाल जो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है बताओ? ये हमारे क्या है, जो वैदिक सभ्यता है, आर्यों के प्रतिनिधि जो है, हिंदू सभ्यता के जो जनक है वो यही है, नार्डिक। यानी ये हिंदू सभ्यता के जनक जो है, हिंदू सभ्यता के जनक, हिंदू सभ्यता के जो है जनक हैं वो हमारे हैं नार्डिक व्यक्ति हैं। और इस प्रजाति को क्या कहा जाता है? आर्यों का प्रतिनिधि, ठीक है। और ये प्रजाति जो है भारत में सबसे पहले पंजाब इत्यादि में देखी गई। पंजाब वाला जो एरिया है उस क्षेत्र में ये नार्डिक लोग क्या हुए? सबसे पहले यहां पर बस सके। तो जो आर्यों के प्रतिनिधि हैं और हिंदू सभ्यता के जनक जो हैं वो नार्डिक। आपसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन जो हमारी जनजाति है, जहां पर आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में निवास करने वाली सबसे पुरानी जनजाति या नृजातीय समूह कौन सा है? कोल है। ये आपने सुना होगा। नृजातीय समूह जो है वो हमारा क्या है? कोल है। तो कोल नृजाति है क्या? किसी ने सोशियोलॉजी पढ़ा है, समाजशास्त्र पढ़ा है, तो उसने उसमें नृजाति जरूर पढ़ा होगा। नृजाति है क्या? समझ में आया आप लोगों के? क्या है नृजाति? आधे मानव और आधे जानवर। ऐसा तो आज भी है बहुत सारे, जो आधे मानव है और आधे क्या है? जानवर है, ठीक है। नृजाति यानी देखिए इस शब्द को देखिए, कभी कुछ समझ में अगर आपको नहीं आता ना, उन शब्दों को देखिए और उन शब्दों को अलग अलग करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप क्या करेंगे, उन शब्दों को अलग अलग करेंगे और उनका अपेक्षित अर्थ निकालने में क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा शब्द। नहीं तो डायरेक्टली अगर आपको बता दिया ना थोड़ा नृजाति क्या है, नृजाति तक क्या है, ठीक है, अब तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो इस शब्दों को अगर अलग अलग करोगे तो एक आ रहा नृ और एक आ जाएगा जाति। तो अब तो समझ में आ रहा होगा। नर मतलब नर, ठीक है। नर मतलब क्या? आदमी, मानव, ठीक है। और जाति मतलब जाति, ठीक है। यानी जो क्या है? मानव जाति से संबंधित है, ठीक है। नृजाति का मतलब है जो क्या है? मानव जाति से संबंधित है, मानव जाति से संबंधित है, मानव जाति से संबंधित है, उसे कहते हैं नृजाति। नृजाति समूह आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में निवास करने वाला प्रनृजाति समूह क्या है? कोल है। अब नृजाति है क्या भैया? इसको समझते हैं। देखिए ये जो नृजाति है वो समय के साथ साथ और स्थान के साथ ये क्या होती रहती है? बदलते रहती है। अब कैसे बदलते रहती है? अब जैसे देखिए एक गांव में, एक घर में, एक गांव में दो परिवार के लोग हैं, ठीक है। एक ए है और एक बी है, ठीक है। इस परिवार के जो लोग हैं आपस में यदि कुछ किसी मामले स्थान को लेकर हस्तक्षेप हो रहा है, लड़ाई झगड़ा अगर इत्यादि और का हो रहा है, तो ए परिवार के जो जितने सदस्य हैं वो एक यहाँ की जो व्यक्ति है उसका समर्थन करेंगे और बी परिवार के जो बी का जो नेतृत्व कर रहा होगा उसका समर्थन करेंगे ना। समझ अभी इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा। यानी ये समझिए कि यहाँ का बड़ा व्यक्ति और यहाँ का बड़ा व्यक्ति, सब परिवार वाले इसको सपोर्ट करेंगे और सब परिवार वाले इसको सपोर्ट करेंगे। अब ये नृजातिता स्थान के साथ कैसे बदलेगी? देखिए यदि अब ये पूरा गांव का है, एक गांव है और एक दूसरा गांव है, अब बीच में किसी जमीन इत्यादि को लेकर झगड़ा हो गया या कुछ भी हो गया है, तो ये परिवार वाले भी सब अब ये पूरे गांव का साथ देंगे, ठीक है। अभी तक ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, लेकिन अब ये गांव वाले और ये गांव वाले क्या हो गए? बट गए।
अब गांव के बाद अगर मैं जिला क्षेत्र में ले लूं, जैसे कि आप ये समझिए नैनीताल और अल्मोड़ा जिले के बीच में क्या हो रहा है, क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है और उस क्रिकेट में नैनीताल जनपद वाले नैनीताल वालों का सपोर्ट करेंगे और अल्मोड़ा वाला अल्मोड़ा। ठीक है, वो क्षेत्र देखिए स्थान के साथ क्या होते रहती है, बदलते रहती है। वो लोग सब उस समूह के अंतर्गत क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। उसके पश्चात यानी कि आप उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में ले लीजिए। ठीक है, अगर मैच चल रहा होगा तो अब वो नैनीताल और अल्मोड़ा वाले सब एक ही हो गया, समझ रहे हैं कि यानी एक उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आ गया और एक यूपी। अब यूपी और उत्तराखंड के बीच में क्या हो रहा है, संघर्ष चल रहा है। अब स्थान के साथ कैसे बदलेगी, देखिए जैसे अब क्या हो रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा है, तो वो सब अब क्या हो जाएंगे, लोग भारत के हो जाएंगे और वो सब क्या हो जाएंगे, पाकिस्तान के अलग हो जाएंगे। तो ये है नृजातीयता। जो नृजाति है वो स्थान के साथ क्या होते रहती है, बदलते रहती है। ठीक है, वही मानव प्रजाति है, मानव जाति संबंधित है। तो आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से नृजाति क्या है। और नृजातीय समूह यानी जो मानव से संबंधित समूह जो पहला था यहाँ पर, वो कोल जाति के लोग देखने को क्या होते हैं, मिलते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इतिहास की अगर मैं शुरुआत करूं, इतिहास के अंतर्गत हमने जो पढ़ना है प्राग ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, नाम सुनते सुनते आप लोग परेशान हो गए होंगे ना, हो गए परेशान? नहीं सर। ठीक है, नहीं हुए? अच्छा, चलिए अब इतिहास, उत्तराखंड के इतिहास की अगर मैं बात करूं, इतिहास के अंतर्गत हमने पढ़ना क्या क्या है। अब आते हैं इतिहास, मानव जाति का इतिहास। मैंने आपको बता दिया कि मानव कैसे निकल के आया और हमने पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, हम जो पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और इसके अलावा आद्य ऐतिहासिक, और इसके अलावा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ये हमने क्या करना है, पढ़ना है। प्राग ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक क्या है, क्या है बताओ? यानी सामान्यतः अंग्रेजी में आप इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। ठीक है, जो हमारे क्या है, प्री हिस्टोरिक है। यानी प्राग, देखिए अगर इस शब्द को मैं निकालूं, देखिए इस शब्द को निकालूं आगे, ये क्या है, अब इस शब्द को अलग करता हूं मैं, प्राग धन ऐतिहासिक। ठीक है, प्राग, प्राग मतलब होता है पहले। ठीक है, और प्राग मतलब भी क्या होता है, पहले। ठीक है, आदि मतलब भी क्या होता है, पहले। अब देखिए प्राग ऐतिहासिक का मतलब है क्या। ठीक है, यानी लिखित इतिहास से पहला वाला जो इतिहास है, इस दौरान जो है कोई भी लिखित इतिहास, कोई भी साक्ष्य इत्यादि नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह है। और इसके अंतर्गत जो आता है वो हमारा क्या आता है, पाषाण काल, यानी पत्थर का काल। पाषाण मतलब पत्थर। इस दौरान जो हम पढ़ेंगे वो सब क्या पढ़ेंगे, पत्थर का काल। यानी सामान्य तो हम मानव का सबसे पहला औजार क्या है, पत्थर ही। आपने देखा होगा लड़ाई इत्यादि भी होती है तो सबसे पहले पत्थर ही उठता है। ठीक है, मारने के लिए सीधे क्या उठेगा, पत्थर ही उठता है ना, क्योंकि वो स्वाभाविक मानव का पहला औजार ही वही है भैया। सबसे पहले मानव को स्वतंत्र रूप से सबसे आसान सुविधा के रूप में क्या मिला, पत्थर ही मिला। इसके अलावा कुछ और मिला नहीं। ठीक है, जिससे कि वो अपना वार इत्यादि वो कर सके, और इसी से उसने हमने क्या बनाए, हथियार इत्यादि बनाए। पाषाण संस्कृति इत्यादि है, इसके अंतर्गत हम पाषाण के काल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लाखोटिया। ठीक है, जो वहां पर पाषाण सभ्यता इत्यादि के बारे में मिलता है। ठीक है, और उसके बाद की हम ये आग ऐतिहासिक जो है, आद्य ऐतिहासिक 2+ य है। ठीक है, ये आ है और उसके पास 2+ य है, यानी संयुक्ताक्षर है इसमें, सही द्वित व्यंजन नहीं है, इसमें है संयुक्ताक्षर 2+ य। इसको कहते हैं हम संयुक्ताक्षर। अब संयुक्ताक्षर क्यों, यानी स्वर रहित व्यंजन के पश्चात यदि स्वर सहित व्यंजन कोई आता है तो उसे कहते हैं संयुक्ताक्षर। ठीक है, पहले बता चुका। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर हमें पुरातात्विक स्रोत भी मिलेंगे और पुरातात्विक के साथ साथ क्या मिलेंगे, लिखित स्रोत भी मिलेंगे। लेकिन लिखित स्रोतों को हम पढ़ नहीं सकते, उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता।
और इसके अलावा वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल है वो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। एक ही प्रमाणीकृत माना गया है, लेकिन आप देखेंगे तो इसका कार्यकाल आपको हर जगह अलग अलग मिलेगा। एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा 2600 से 1900, ठीक है। तो ये अलग अलग मिलेगा, और क्योंकि अभी 3000 पुराने भी क्या मिल रहे हैं, मिल चुके हैं, ठीक है, प्रमाण इत्यादि होगा, तो ये इतिहास बनता रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये खत्म नहीं होने वाला कभी भी नहीं। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात यहाँ पर जो ग्रामीण सभ्यता स्थापित हुई वही वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ही नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक क्या थी, ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। पहले नगरों में निवास करते थे, बाद में गाँव में आ गई थी वैदिक सभ्यता। जैसे अभी आपने देखा होगा गाँव में, फिर गाँव से फिर नगरों में आने लगे लोग, है ना। नगरीय सभ्यता अधिकांशतः लोग गाँव छोड़कर नगरों की ओर निवास करने रहे, तो आने वाले समय में एक बार फिर ऐसा होगा, नगर सब के सब जलकर क्या हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। अभी नहीं होंगे, हैं, ठीक है, कई लाखों वर्ष बाद होगा, और उसके बजाय फिर से ग्रामीण सभ्यता क्या होगी, करेगी। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग देखिए कितना बड़ा, दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया है, लोग सब भाग भाग के आएंगे, फिर से वही होगा आने वाले समय। और ऐतिहासिक काल जो हम पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, यानी ये समझिए महाजनपद काल के पश्चात, ठीक है, महात्मा बुद्ध महाजनपद काल के बाद, महाजनपद काल के बाद, महाजनपद काल के बाद का जो इतिहास है वो ऐतिहासिक के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जिसमें प्राचीन इतिहास, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और इसके अलावा आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, ये इसके अंतर्गत। अब उत्तराखंड के अंतर्गत अगर मैं देखूं तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम यहाँ पर जो प्राचीन वंश इत्यादि जैसे कुलिंद वंश है, कटुपुर वंश है, ठीक है, यहाँ पर कुषाण, शक, यौधी, ठीक है, मौखरी वंश, जो वंश संबंधी यहाँ पर बातें हैं, ठीक है, हम पौरव वंश, नाग वंश, ये सबको हम यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मध्यकालीन में हम चंद और पंवार वंश को पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर चंद और पंवार वंश, चंद वंश को पढ़ेंगे, पंवार वंश को पढ़ेंगे, और आधुनिक में हम पढ़ेंगे गोरखा और ब्रिटिश, ठीक है। और इसके अलावा उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास के अंतर्गत उत्तराखंड में जो जो हमारे आंदोलन इत्यादि हुए, यानी हमने उत्तराखंड के इतिहास में प्राचीन वो लाखों डेर का पाषाण काल से लेकर कई लाखों वर्ष पूरे, ठीक है, उससे लेकर हमने पढ़ना है 9 नवंबर 2000 तक, जब उत्तराखंड का क्या होता है, निर्माण होता है। उत्तराखंड के निर्माण से लेकर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण तक का इतिहास हमने पढ़ना है, ठीक है। इतने सालों का इतिहास हमने पढ़ना है, देखिए, ठीक है। आपने आप में समझ सकते हैं ना कितना चुनौतीपूर्ण है, इतने सालों का इतिहास, करीबन 1 महीने से ऊपर चलेगा इतिहास, ठीक है। तैयार है ना आप पढ़ने के लिए? ऐसा नहीं कि किसी को बोरियत हो रही है, किसी को नींद तो नहीं आ रही इतिहास पढ़ने में, बीच में बताते रहना मेरे पास नए तरीके भी हैं, दूसरे तरीके भी हैं कि मैं इतिहास को इस तरीके से समझाऊं कि ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये सब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे पाषाण काल के अंतर्गत। अब सबसे पहले इतिहास को जानने के स्रोत क्या है हमारे पास ना। इतिहास को जानने के स्रोत जो होते हैं अलग अलग, जैसे पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत हैं, और इसके अलावा साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत भी तो अलग अलग प्रकार के, एक तो धार्मिक स्रोत यानी जो धर्म से संबंधित है, जैसे रामायण है, महाभारत है, ऋग्वेद है, ये धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित। और इसके अलावा गैर धार्मिक स्रोत यानी जो धर्म से क्या है, इतर है, ठीक है, यानी अलग है। जैसे किसी का यात्रा वृत्तांत है, किसी की पुस्तक है, जैसे अष्टाध्यायी है, तो फिर धर्म से संबंधित थोड़ा ना है, ठीक है। इसके अलावा अब तहकीक हिंद है, ठीक है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे राज प्रांगणी, ठीक है, बहुत सारे जो यहाँ पर उत्तराखंड में जो जो राइटर आए, ठीक है, हिंद सांख्य सीयूकी इत्यादि हो गए, उत्तराखंड से संबंधित जहाँ पर हमें जानकारी इत्यादि मिलते हैं, वो हमारे क्या हैं, गैर धार्मिक स्रोत हैं, यानी वो धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, गैर धार्मिक स्रोत। तो आपसे सवाल ये पूछ सकता है, देखिए मानव का विकास जो हुआ वैदिक सभ्यता के बाद ही, ठीक है, अच्छी तरह अगर मैं बताऊं महाजनपद के बाद, महात्मा बुद्ध के काल में,
क्योंकि महात्मा बुद्ध के काल के दौरान आदमी चिंतन करना भी क्या कर दिया था, शुरू कर दिया। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने देखा होगा नैतिकता के नियम इत्यादि और सब बताए। बाद में फिर अशोक इत्यादि आए, अशोक ने भी क्या किया, नैतिकता का पाठ बढ़ाया। ठीक है, जैसे आज भी आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नैतिकता का परीक्षा पास करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं एथिक्स। ठीक है, वो हमारा क्या है, नैतिक। ठीक है, नैतिकता आपके अंदर कितनी है, यानी कि आप किसी भी निर्णय इत्यादि को लेने में कितने सहज है, किसी कार्य को कितनी कार्य कुशलता के साथ आप क्या करते हैं, उसको पूर्ण करते हैं। ठीक है, ये सब दर्शाता है। तो अशोक ने अपने अभिलेख के माध्यम से भी अपनी जनता को क्या किया, संबोधित किया। उसने बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी उसने अपने अभिलेखों के माध्यम से जनता को क्या किया था, बताया। अब स्रोत लिखाओ क्या, कि कौन कौन से स्रोत हैं, क्या है स्रोत आएगा। नहीं देखिए, सामान्य तो अधिकांश तो जो सवाल इत्यादि बनते हैं, अगर मैं यह उत्तराखंड पीसीएस मेंस के सवाल की बात करूं कि पीसीएस के मेंस में सवाल क्या पूछेगा कि उत्तराखंड के इतिहास जानने के धार्मिक स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यह पूछेगा, या ये पूछेगा कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल से अभी 1ली शताब्दी तक का जो काल था, वो धार्मिक चिंतन का काल था, उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी देखिए, अगर आप देखेंगे कि जब महात्मा बुद्ध थे, ठीक है, महात्मा बुद्ध का आपने जन्म सुना होगा, कब हुआ है, ठीक है, 563 ईसा पूर्व, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। ठीक है, 6ठी शताब्दी है। ठीक है, इसे शुरू हो रही है और उनकी मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व। अब ये जो है काल, वो क्या है, 6ठी सदी है, 6ठी सदी ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, यानी इस दौरान देखिए, ये जो काल था 6ठी सदी ईसा पूर्व, धार्मिक चिंतन का काल था, यह धार्मिक काल था, इसकी विवेचना कीजिए। अब कैसे लिखेंगे भैया, 6ठी शताब्दी का जो काल था वो धार्मिक काल कैसे था, ना समझ रहे हैं। इस काल के दौरान गंगा नदी घाटी मैदान के अंतर्गत, ये गंगा नदी घाटी का मैदान है, ठीक है, बिहार इत्यादि क्षेत्र, ठीक है, गंगा नदी घाटी क्षेत्र के दौरान क्या हुआ, बहुत सारे धर्म निकल के आए। उन्हीं में हमारा क्या, बौद्ध धर्म का उद्भव कहाँ हुआ, इसी गंगा नदी घाटी मैदान से तो हुआ। ठीक है, महात्मा बुद्ध वहीं से तो निकल के आए, बिहार से। ठीक है, जैन धर्म भी कहां से निकल के आए, वहीं से निकल के आए, गंगा नदी घाटी क्षेत्र उसी दौरान। और कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थे कौन, महावीर जैन। ठीक है, जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपने वहां पर सुना होगा वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय जो निकल के आए। ठीक है, शैव धर्म निकल के आया। ठीक है, शाक्त धर्म जिसे हम कहते हैं, और इसके अलावा वैष्णव धर्म निकल के आया, जो वैष्णव यानी जो विष्णु को मानने वाले व्यक्ति। तो ये अनेक सारे धर्मों का क्या बना, एक तरह से केंद्र बना गंगा नदी का वो वाला क्षेत्र। इसके अलावा विश्व के अगर मैं बात करूं तो वे सब मानव पहले एक ही है। ठीक है, हम सब एक ही हैं। ठीक है, सामान्य तो आपने देखा होगा कि मानव इत्यादि का विकास इत्यादि सब एक जैसा ही तो है। ठीक है, ये तो नहीं कि किसी के पास भैया 10 हाथ हैं, 10 पांव हैं, वो भगवान के हुआ करते। ठीक है, किसी के पास 10 पांव 10 हाथ इत्यादि और ऐसा तो नहीं है ना कि अलग ही किस्म का आदमी है, ऐसा तो नहीं है, तो सब एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इतिहास की शुरुआत करें तो सबसे पहले हमें पढ़नी पड़ेगी उत्तराखंड की पुरा जनजाति ना। सबसे पहले उत्तराखंड की पुरा जनजाति, ये लिखाऊं क्या, स्रोत इत्यादि लिखाऊं? ठीक है, लिखा देता हूं, चलिए। ठीक है, इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं? एक तो है साहित्यिक स्रोत या पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरे हैं हमारे साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत क्या है? ठीक है, पुरातात्विक के अंतर्गत क्या क्या आता है? पुरातत्व के अंतर्गत आप किसे रखेंगे? जो पुरानी जो चीजें मिली हैं, पुरानी चीजें जो मिली हैं उसे आप पुरातात्विक के अंतर्गत रखेंगे। जैसे क्या? ठीक है, जैसे पुरातात्विक स्रोत गुफाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा अभिलेख हैं, यानी हमारे क्या है, शिलालेख, अभिलेख, शिलालेख, ये क्या है, पुरातात्विक चीजें हैं। ठीक है, मुद्राएं हैं किसी की अगर, ठीक है, मुद्राएं भी क्या है, पुरातात्विक स्रोत। इसके अलावा मंदिर हैं,
मंदिर, मंदिर भी तो पुरातात्विक साक्ष्य है। मूर्ति। ठीक है, मंदिर, मूर्ति सब ये हमारे प्राचीन गुफाएं इत्यादि, मुद्राएं इत्यादि हो गए, सब हमारे क्या है, हथियार इत्यादि होते हैं, सब इसी के अंदर। ठीक है, ये हमारे क्या है, पुरातात्विक स्रोत। धार्मिक स्रोत, अब साहित्यिक स्रोत भी दो अलग अलग प्रकार के हैं। एक तो है भैया धार्मिक स्रोत, धार्मिक स्रोत यानी जो धर्म से संबंधित हैं, और दूसरे हैं गैर धार्मिक स्रोत। ठीक है, धार्मिक स्रोत। अब गैर शब्द का समझ लीजिए कि उससे संबंधित नहीं है, ठीक है, अलग। ठीक है, जैसा आपने सुना होगा परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, यानी परंपरागत स्रोत यानी जो परंपरा से चली आ रही है हमारी, ठीक है, जो पुरानी परंपरा से चली आ रही है वो क्या है, परंपरागत स्रोत है। और गैर परंपरागत यानी जिन्हें हमने नए रूप से क्या किया है, डेवलप किया है, लेके आए हैं, वो क्या है, हमारे गैर परंपरागत स्रोत है। ठीक है, कई बार इसी में डाउट हो जाते हैं कि कौन सा होगा, क्या होगा, आ गया वहां सौर ऊर्जा, बायोगैस, कौन सा क्या है, किसी में कौन सा गैर है, कौन सा परंपरागत है। अब शब्द को समझिए, परंपरा से, जो आपकी परंपरा से चला आ रहा है, ठीक है, जिसे आप लगातार फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और जो आपने नए यहाँ पर डेवलप किया है। ठीक है, जैसे हमने देखिए सौर ऊर्जा हमने डेवलप किया ना, ठीक है, ये हमारे द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, तो ये क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। इस तरह से समझिए कि मानव ने यहाँ पे क्या कर रखा है, विकसित कर रखा अपने रूप से, वो क्या है, गैर परंपरागत स्रोत है। जबकि जो हमारी परंपरा से चला हुआ आ रहा है वो क्या है, परंपरागत स्रोत है। अब ऐसे ही यहाँ पर जो धर्म से संबंधित है वो धार्मिक स्रोत, और जो धर्म से संबंधित नहीं है वो हमारे क्या, गैर धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत की अगर मैं बात करूं, जिसमें हमें क्या मिलता है, ऋग्वेद, चारों वेद। ठीक है, ऋग्वेद जो वेद है, वेदांग है, ठीक है, वेद, वेदांग, ठीक है, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, ये सब के सब हमारे क्या हैं, धार्मिक स्रोत हैं। ये हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा महाभारत, रामायण, महाभारत, ठीक है, रामायण, महाभारत, रामायण, ठीक है, और इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है, हमारे ग्रंथ जो हैं, ठीक है, जैन तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथ, अब मुझे ये बताइए, कल्प सूत्र किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, ये जैन धर्म से संबंधित है या बौद्ध धर्म से? ठीक है, जैन से। ठीक है, सामान्य तो देखिए सूत्र, अगर आप इतिहास पढ़ा होगा ना आपने, इतिहास में एक चलता है अलग सा सूत्र का। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा होगा इतिहास में, पढ़ाया भी नहीं जाता है। ठीक है, और पढ़ने की जरूरत भी नहीं। अगर किसी को नेट इत्यादि के लिए पढ़ना है, इससे बहुत बड़ा इतिहासकार बनना है, तो इसलिए उसको पढ़ना है। समझ रहे हैं कि किसी को व्याख्यान देना है कहीं पर, जैसे मैं दे रहा हूं, मैं व्याख्यान तो दे रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, और मेरा सब्जेक्ट मैं आपको इससे इतने अच्छे से इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, मेरा सब्जेक्ट रहा है, मैं इसी पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से बता पा रहा हूँ। तो गैर परंपरागत स्रोत की अगर बात करें, क्या क्या हो सकता है? ठीक है, किसी का यात्रा वृत्तांत है, कोई यहाँ पर आया, उसका यात्रा वृत्तांत है, तो किसी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ इत्यादि हो सकता है, जैसे अष्टाध्याय। अष्टाध्याय में उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, अष्टाध्याय, अष्टाध्याय, और अष्टाध्याय के जो राइटर है, लेखक है, वो कौन है? पाणिनि। ठीक है, इसके जो राइटर है वह है पाणिनि। मैं पीछे लिख दे रहा हूं, पाणिनि जो है, कई लोग जो आपने सुना होगा सामान्यतः पतंजलि और इन्हें सामान्यतः समकालीन और इनके भाई इत्यादि और कभी बताया गया है इतिहास करते हैं। ठीक है, अष्टाध्याय, और अष्टाध्याय के जो लेखक पाणिनि हैं वो किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, पुष्यमित्र शुंग, और किस के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, कनिष्क, मौर्य। ठीक है, बहुत सारे ले आओ, जितने सब नाम बताए। ठीक है, अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, 8 अध्याय, अष्टाध्याय मतलब 8 अध्याय। ठीक है, और इससे सवाल पूछा भी गया था अष्टाध्याय से। ठीक है, कि
ये पूछा गया था कि इसमें अष्टाध्यायी के किस भाग में इसका उल्लेख किया गया। मेरे हिसाब से यूपीएससी या यूपीपीसीएस में कहीं पर पूछा गया था सवाल, इस बार आया था वहां पर सवाल। ठीक है, तो बनता है अब कौन पढ़ेगा इतना डीपली बताओ। लेकिन ग्रुप सी इत्यादि में यहाँ पर नहीं आएगा, उन्हें उत्तराखंड में आएगा। केवल आपसे ये पूछेगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पाठ में। इसके अलावा राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी में भी उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, तरंगिणी किसका पर्यायवाची है? नदी का। नदी का। ठीक है, राजतरंगिणी। और इसके राइटर कौन है? कलहण। कहीं मैं देख रहा था एग्जाम में, पूछा था कि कलहण ने राजतरंगिणी कब लिखी, ईयर पूछ दिया था। ठीक है, कब से कब तक लिखी। अभी तो फिर ये पूछा गया था कि केवल किसके दरबार में लिखी, किसके दरबार में पूरा करे। ठीक है, राजतरंगिणी एक की नहीं है, राजतरंगिणी ये राजतरंगिणी है, फिर राजतरंगिणी सेकेंड, राजतरंगिणी थर्ड। ठीक है, अलग अलग है। इस राजतरंगिणी के पश्चात आती है राजतरंगिणी द्वितीय, जो लिखी गई है जोनराज ने। फिर उसके बाद राजतरंगिणी तृतीय आती है थर्ड, जिसे लिखा गया है श्रीवर ने। ठीक है, और इस राजतरंगिणी को पूरा करने वाला व्यक्ति ही कौन है? जोनराज। ठीक है, मैंने शायद कभी चर्चा करी होगी क्लास में, आपको बताया होगा पहले। इसके अलावा और कोई ग्रंथ जिसमें उत्तराखंड से संबंधित मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। और इसके अलावा किसमें मिलता है? मेघदूत। ठीक है, हर्षचरित, मेघदूत। ठीक है, मेघदूत, ये मेघदूत। और इस दोनों के राइटर जो हैं वो कौन है? कालिदास। अब आप मुझे बताएं, मेघदूत का कुमानी अनुवाद किसने किया? क्या? एल.डी. जोशी, लीलाधर जोशी। अब मुझे बताएं, मेघदूत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? मैंने सब लिखा है आपको। ठीक है, क्लाउड मैसेंजर। हाँ, क्या है? क्लाउड मैसेंजर। नहीं, मैसेंजर, क्लाउड मैसेंजर। हाँ, मतलब उस नाम है कि क्लाउड मैसेंजर। मेघदूत का अंग्रेजी में अनुवाद किया क्लाउड मैसेंजर नाम से। और किसने किया? हाँ, से आया। ठीक है, एचएस। हाँ, एचएस क्या? एचएच जिन्होंने, मैं एक हिंट देता हूँ आपको, जिन्होंने क्या किया? महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद। जर्मन भाषा में तो किसने किया? जर्मन भाषा में किया किसने? बताओ, जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया महाभारत का? चार्ल्स डिकेंस ने किया था। चार्ल्स डिकेंस नहीं, चार्ल्स मैटकॉम ने बता दिया। चार्ल्स मैटकॉम ने नहीं किया था। ठीक है, किसने किया था बोलो? अरे नाम आ रहा है, ये मौसई है नाम। ठीक है, मैक्स मूलर नहीं आया। ठीक है, और इसके अलावा मेघदूत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? एच विल्सन। ठीक है, एच विल्सन तो था। ठीक है, जिन्होंने क्लाउड मैसेंजर नाम से क्या किया? मेघदूत का अंग्रेजी में अनुवाद। अब मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद, हाँ क्या? घनानंद, जीवानंद, हीरानंद, सत्येंद्रानंद, दयानंद, और महापदमनंद। ठीक है, बताओ। अब थोड़ी आपको हिंट दूं कि वो जमलोकी है उनका। हाँ, बताओ क्या है सर? क्या अभी नाम नहीं आ रहा? जबड़ी, लीलाधर जबड़ी लोकी से याद आ रहा है सर। पूरा नाम दिया धर्मानंद जमलोकी। ठीक है, चलिए और कोई ऐसी बुक बताइए जिसमें उत्तराखंड इत्यादि से संबंधित हर्षचरित, हर्षचरित, इसका राइटर कौन है?
ठीक है, हर्षचरित के बाणभट्ट। और इसके अलावा सीयू की, ठीक है, अब मैं इधर लिख देता हूं सी यू और की, ये है वेनसांग की। रामचांद भी क्या है कहीं पर, ठीक है, स्वांगचांद से पढ़े ना, इसी टाइप के होते हैं नाम, ठीक है, कभी हेन स्वांग, कभी स्वांग स्वांग, तो ये सब ऐसे ही है। तो उनकी रचना है, यात्रा वृत्तांत है इनका, सी यू, ठीक है। इतिहास में आपको सुनने को मिलेगा। और जब ये आया भारत में आया उत्तर से, लेकिन गया कहां से, दक्षिण से, ठीक है। भारत में उत्तर से होते हुए, दक्षिण से होते हुए, इंडोनेशिया द्वीप से होते हुए चाइना में गया, ठीक है। और ये बिना अनुमति का आया था, और उसके बाद बिना अनुमति के गया वहां पर, लेकिन इसका स्वागत किया गया। नहीं तो अगर बिना अनुमति को कोई देश से बाहर जाता तो वहां पर क्या दिया जाता है, सजा का प्रावधान, ठीक है। उसके बाद भी इसका स्वागत किया गया। हालांकि जो यहाँ से ग्रंथ इत्यादि ले गया था, ये सब डूब के समुद्र में गिरे, ठीक है, ले जा नहीं पाया, क्योंकि तूफान इत्यादि को लेकर, तूफान आता था, ठीक है, उस समय कौन सा तूफान नहीं आता, आज ही थोड़ा आता तूफान, उस समय भी आता है तूफान। सामान्य तो हमने सुना जिससे आप क्या कहते हैं, चक्रवात। चक्रवात सामान्य तो दो प्रकार के, ठीक है, शीतोष्ण और उष्ण, ठीक है। एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और विनाशकारी और भयंकर कौन सा वाला होता है, उष्ण, तो कौन सा होता है, उष्ण होता है। उसमें गर्मी में तेज हवाएं चलती है ना, बिल्कुल स्पीड के साथ कितनी हवाएं चलती हैं, और उनकी दिशाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। उसके पूर्व से पश्चिम होती हैं, और शीतोष्ण की पश्चिम से पूर्व की होती हैं। जैसे आपने सुना होगा आजकल कि हमारे जाड़ों के दिनों में एनसीआर इत्यादि उत्तर भारत में वर्षा का जिम्मेदार क्या है, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। ये एक चक्रवात ही तो है, शीतोष्ण चक्रवात, जो पश्चिम से कहां की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर, ठीक है। आज क्या कहते हैं, हाल ही में हमने चर्चा का विषय सऊदी अरब में बर्फ पड़ी है, ठीक है। हमने देखा कि सऊदी अरब का जो एक लाल सागर से लगा हुआ द्वीप जो है, जॉर्डन से लगा हुआ, उस द्वीपीय क्षेत्र में क्या हुई है, बर्फ गिरी है, ठीक है, पर्वतीय जो क्षेत्र है। हालांकि बर्फ पहले से भी गिरती है, यानी चौके मत कि सऊदी रेगिस्तान में गिरी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। रेगिस्तान में गिरी है कि आप सोचेंगे कि वहां का जो रेगिस्तान है उस रेगिस्तान में गिरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चलिए, और कोई ऐसा ग्रंथ, तहकीक-ए-हिंद, ठीक है, तहकीक-ए-हिंद सुना होगा, हाँ, जहांगीरनामा, 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 तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद, ठीक है। क्या तारीख के बताई, ठीक है। तहकीक-ए-हिंद एक अल-बरूनी की, जिसे तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है, किताब-उल-हिंद। बहुत सारे ग्रंथ हैं, ठीक है। इतने सारे ग्रंथ आप पढ़ लोगे फिर आप विद्वान नहीं कहलाओगे, ठीक है। इतने सारे ग्रंथों के स्रोत इत्यादि और हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं, ठीक है। तो अब उत्तराखंड का इतिहास तो लगभग शुरू हो गया है, लेकिन आपको अब उत्तराखंड का व्यवस्थित रूप से इतिहास पढ़ने को मिलेगा कल से, ठीक है। कल से हम पढ़ेंगे, इतिहास को शुरू करेंगे, ठीक है। इसके हम जो है जहाँ से हमें इतिहास से संबंधित मिले हैं, उत्तराखंड की पुरानी जनजातियां इत्यादि उसका पढ़ेंगे, तब जाके हम यहाँ पर स्रोत इत्यादि से संबंधित बात करेंगे, ठीक है। किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना, किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना, बहुत अच्छी बात है।